तो ये सवाल दोनों था। इस सवाल का आपके कॉपी चेक करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आपको इसके टॉपिक को डिस्कस कर दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में फ्रेमिंग क्लियर हो जाए। इस सवाल में हमें लिखना क्या था, इसके आंसर्स हमें क्या करना था, और फिर उसके बाद हम लोग आपके कॉपी पे चेक कर लेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस के डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं तो चलो पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो शासन है, गवर्नेंस का, शासन और आंतरिक सुरक्षा में आपको देखना है ब्लॉकचेन के अनुप्रयोगों की आपको चर्चा करनी है। यानी आपसे इस सवाल में एग्जामिनर यह उम्मीद कर रहा है, मतलब यदि मैं बात करूं कि इस आंसर का जो अप्रोच है, कैसे इस आंसर को आप टेकल करोगे, तो आपसे एग्जामिनर चाहता क्या है? आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आपको विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या, विभिन्न क्षेत्रों में जो उपयोग करने वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी हो। यह मैं या कहूं कि एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप देखिए कि जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसकी जो किस किस क्षेत्र में यूज हो सकता है। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, ठीक है, डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। तो क्रिप्टो करेंसी हो तो उसमें कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में यूज ना हो, और भी क्षेत्रों में इसको ढूंढने की प्रयास करो, ये आपसे उम्मीद एग्जामिनर कर रहा है। यानी पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपसे उम्मीद किया जा रहा है कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इसकी बेसिक जानकारी है, और आप अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से इसका प्रयोग, इसका एप्लीकेशन लिया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, इसकी एक बेसिक आधारभूत संरचना आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि जब हम कोई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, इसके साथ साथ कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना है। तो पहला तो यह हुआ कि बेसिक जानकारी तुम्हें हो, दूसरा इसकी लाभ और हानियां तुम्हें पता हो, और साथ ही तुमसे यह भी कोशिश किया जाएगा कि आप इस टेक्नोलॉजी को समझाओ कि कैसे ये काम करता है, और बहुत लेमन भाषा में कैसे काम करता है, इस बात को आपको बतानी है। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है हमारा, शासन और आंतरिक सुरक्षा, तो शासन और आंतरिक सुरक्षा में इसका कैसे प्रयोग होगा, थर्ड पार्ट में इसमें आ जाओ। यानी लास्ट में आप बता दो कि आंतरिक सुरक्षा के मामले में, गवर्नेंस के मामले में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी आपको एक बात तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे हमारा बनेगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए ना, इसका आंसर लिखना ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का समझना बहुत मुश्किल है, यदि आप उस चीज को पकड़ ले रहे हो तो फिर आंसर लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। आपको किसी चीज की रेसिपी पता हो गई ना, तो आप वो आइटम बना लोगे घर में, है ना। आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग में क्या होता है, कोई रेसिपी तुम्हें दे दे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी है, तुम उस रेसिपी को तैयार करके दे दोगे। लेकिन रेसिपी तैयार करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे अब मुझे समझ में आ गया आपको
कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हमसे डिमांड क्या किया जा रहा है। होता क्या है कि हमसे पूछा कुछ और जाता है, हम लिखते कुछ और है, और फिर सोचते हैं कि अरे हमें नंबर टीचर ने क्यों कम दिया, है ना। तो यहाँ पे यही समस्या तो दूर करना है। सबसे पहले कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, और फिर उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। तो तीन पार्ट हो गया। पहला, तुम्हें समझाना है, तुमसे हम उम्मीद ये कर रहे थे कि तुम मुझे बताओ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है, उसके अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है, उसकी बात करो। उसकी लाभ हानियां तुम्हें पता होनी चाहिए। और गवर्नेंस के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन को डिकोड करने में तो दिक्कत नहीं हुई ना किसी को? अरे हाँ ना, नो कुछ सर। तो बोलोगे भाई। नहीं सर, समझ गए। यस सर। बाबाओं की प्रवचन की तरह मत सुनाइए, टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। अब इतने सारे बच्चे कोई कुछ बोल ही ना रहे हो, तो या तो तुम लोगों को यस समझ में आ रहा है, या तो तुम लोगों के सर से ऊपर जा रहा है, यही दो हो सकता है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में होता है कि हम लोग बच्चों के चेहरे देख करके पता चल जाता है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, कैमरा ऑफ है, तो आप तो किसी का एक्सप्रेशन भी नहीं देख सकते कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग, यू आर नॉट 9th-10th स्टूडेंट, तो आप लोग है नहीं, ठीक है। तो कभी रिस्पॉन्स करो, जब भी नहीं समझ में आए तो बेहिचक बोलो कि हाँ सर मुझे इस लाइन पे क्लियर नहीं हो रहा है, और जहां समझ में आता है इट्स ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सवाल था। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे उसको हम ध्यान से देखते हैं। मोटा मोटी जो आंसर का कीवर्ड्स है वो मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ, और इसके आंसर्स को लिख करके हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से आंसर देख लीजिएगा, बाकी आपकी कॉपी हम चेक कर लेंगे। ठीक, देखिए जब हम बात कर रहे हैं आंसर सिनॉप्सिस का, आंसर सिनॉप्सिस में क्या करोगे, कैसे लिखोगे। आंसर सिनॉप्सिस में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बार इसमें भूमिका कर लो, बता दो भूमिका में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जनरली क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में इसका यूज किया जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ठीक, और थोड़ा सा इसको डिटेल एक लाइन और बढ़ा दो तो कह दो कि ऐसे कह सकते हो कि जनरली या तकनीकी रूप से बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, इन सभी आभासी मुद्रा को सक्षम बनाता है, और जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन है उसको यहाँ पे ऐड करो। क्या ऐड करोगे, उसमें ये लाइन लिख सकते हो कि जैसे तुम्हारा, मान लो सपोज करो, लिख दो यहाँ पे कि लेकिन हाल के दिनों में इसका प्रयोग या इसका उपयोग क्या करो, बेहतर नागरिक सेवा और आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। अब बताओ हमने क्या किया, हमने इंट्रो से शुरू किया, और हमने इसको मेन ऑफ द पॉइंट हमारा जो क्वेश्चन का था कि किस प्रकार से गवर्नेंस के क्षेत्र में और किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग होगा, ये बात हमने यहाँ पे, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। एग्जामिनर को ये भी पता चल गया कि तुम क्वेश्चन से भटक भी नहीं रहे हो और टू द पॉइंट तुम बात भी कर रहे हो, ठीक है।
तो पहले इस तरह से, ये तो मैंने मान लो एक प्रोटोटाइप टाइप का डेफिनेशन बता दिया। ऐसा नहीं होगा कि आपका भी सेम होगा, तो आपको भी जो लगता है आप उस तरह से डिफाइन ये भी होंगे कॉपी में। अभी आपका देखेंगे जैसे आप लोगों ने से लिखा है ना भाई, अच्छा सबने एक एक क्वेश्चन ही लिखा है क्या? क्या सर हुआ भाई? मैंने दोनों लिखे। अच्छा तुमने दोनों लिखा है, कितना नंबर है तुम्हारी? अच्छा ये तुम्हारा ही कॉपी है क्या? ये कॉपी किसकी है? हनुमान तुम्हारी कॉपी है ये? हनुमान तुम्हारी कॉपी है ये? नहीं सर ये अच्छा ठीक, थोड़ा सा ना कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम देख लेंगे। जैसे ये कॉपी ना, हाँ है ना, तो आप लोगों ने भी कोशिश किया होगा, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं। तो अब समझ में आया कि इंट्रो में किस तरह से हमें शुरुआत करनी है। अब देखो, जो मैंने कहा था कि सबसे पहले तो बता दो ये टेक्नोलॉजी है क्या, और दूसरा ये काम कैसे करता है, ठीक, इसको गवर्नेंस में कैसे यूज करोगे, और आंतरिक सुरक्षा में कैसे यूज करोगे। तो सेकंड पार्ट जो तुम्हारा आंसर का होगा वो लेके आ जाओ भूमिका वाले भाग में। भूमिका हो गया, अब मुख्य भाग जो है तुम्हारे क्वेश्चंस का, मुख्य भाग में आ जाओ। मुख्य भाग, अब बता दो इसमें कि आपका जो ब्लॉकचेन जो तकनीक है इसका पूरा डिटेल कर दो। क्या होता है, मान लो मुझे यदि लिखना होता तो मैं लिखता कि जो ब्लॉकचेन डिजिटल डेटाबेस, या यूं कहो कि लेजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां पे यह चेन सिस्टम्स के माध्यम से संग्रहित करता है किसी इंफॉर्मेशन को। देखो कॉमर्स के जो होंगे विद्यार्थी उनको पता होगा कि लेजर क्या होता है। जैसे खाता बही होता है, मान लो हम ही सेंटर चलाते हैं तो जिनका पेमेंट आता है तो उसका हम पेमेंट लिखते हैं, एक तरफ रिसिप्ट लिखते हैं और एक तरफ एक तरफ तो रिसिप्ट प्राप्ति हो गया, एक तरफ देनदारी हो गई। तो रिसिप्ट हो गया, एक तो क्रेडिटर एक तो डेबिटर। तो हमने एक लेजर मेंटेन किया, जहां जहां से जिसके जिसके पेमेंट आया वो मैंने एक तरफ लिखा, जहां जहां मैंने पेमेंट किया वो दूसरी तरफ हमने लिख लिया। कि किसी प्रकार से ये भी है, लेकिन एक डिजिटल डेटाबेस है, लेजर का काम करता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि एक ही बार में अलग अलग लोग साइमल्टेनियसली राइट आउट करेंगे, और यहाँ पे हिडन किसी के साथ नहीं होगा, ये विकेंद्रीकृत होता है, ये किसी एक के सिस्टम में नहीं होगा। एक के सिस्टम होने से क्या होता है ना कि वहां पे फ्रॉड की चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। मान लो मेरे पास लेजर है, अब उस लेजर में मैं ही राइट करूं तो मैं तो गलत एंट्री भी तो चढ़ा सकता हूँ ना। लेकिन मेरा लेजर एक सेंट्रल सिस्टम पे है और डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी उसको आकर के ओवरराइट कर सकता है, आकर के देख सकता है, चेक कर सकता है, हर बार एक नया यूनिक कोड जनरेट कर सकता है। तो उससे क्या वो चीजें पब्लिकली हो जाएगी, तो वहां पे फ्रॉड के चांसेस कम है। तो इस तरह से लेजर का ही काम करता है, डेटाबेस का ही काम करता है, लेकिन डिजिटल रूप में, डिजिटल के फॉर्म में। इस चीज को यहाँ पे डिटेल बता दो, दो चार लाइनें और लिख दो। जैसे यहाँ पे बता दो कि पारदर्शिता होती है, ठीक है, पारदर्शिता है ऑडिट करने में। ऑडिट को क्या बोलोगे हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लेखा परीक्षण है, लेखा परीक्षा करने में ये भी कर सकते हो। आगे इसमें और भी बता दो कि कोई भी नई जो जानकारी होती है उस जानकारी को सत्यापित किया जाता है दूसरों के द्वारा, सत्यापित होगा या अनुमोदित होगा। ऐसा नहीं कि तुम आओगे या कुछ भी ऐड करके चलो जाओगे, किया जाता है। फिर अगला हेडिंग बना दो, ज्यादा नहीं लिखना, 150 शब्द में तो तुमको सवाल ही लिखना है। उसके बाद अगली टॉपिक में बता दो कि भैया शासन में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। शासन में ब्लॉकचेन
प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करोगे, बता दो यहाँ पे। मान लो कोई डाटा है, जैसे तुमने सुना होगा कि मनरेगा वगैरह है, ठीक है, मनरेगा में बहुत सारा पेमेंट हुआ, फॉल्स पेमेंट हुआ, जो लोगों ने काम किया उनको भी पेमेंट मिला, जिन्होंने नहीं काम किया उसके नाम पे भी पेमेंट हो गया। यदि ये डेटाबेस डिजिटली हो जाता तो obvious सी बात है वहां पे डुप्लीकेशन नहीं होती, प्लस उसमें पारदर्शिता होता। दूसरी बात कि कोई भी यदि स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है तो सबसे बड़ी उसमें समस्या है, उसमें ट्रांसपेरेंसी की सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी ना, वहां पे घूसखोरी और कालाबाजारी होगी, क्योंकि चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, और इस पारदर्शिता को तुम लागू कर लो, चाहे तुम पीडीएस सिस्टम लगा रहे हो, मान लो उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी योजना है, पीएम जनधन योजना है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, या मुद्रा योजना है। उन योजनाओं को लागू कराने में, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि जिन जो लाभार्थी नहीं होने चाहिए तो वो भी लाभार्थी बन जाते हैं, जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी मिलते नहीं है, उनको चीजें मिल नहीं पाती है। तो पारदर्शिता को रख सकते हो टारगेट करने के लिए, ब्लॉकचेन का गवर्नेंस पे यूज कर सकते हो। दूसरा, तुम ही लोग बताओ कोई ऐसा पॉइंट जो तुम लोगों को लगता है कि ऐड होना चाहिए। बेहतर इफिशियंसी बना सकते हो, बेहतर दक्षता के साथ काम को करवा सकते हो तुम। यदि मान लो मुझे लोगों से बेहतर काम करवाना है, तो बेहतर दक्षता लानी है, तो उसके लिए भी हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रखेंगे, यूज कर सकते हैं। मैन पावर को की रिक्वायरमेंट होगी, क्या उसको बोलते हैं, डेटा प्रोटेक्शन होगा। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब है ना कि मान लो अब तुम्हारे पास, तुमने मनरेगा में अकाउंट खुलवाया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड आ गया, फिंगरप्रिंट्स आ गया, पूरा का पूरा डिटेल उनका ले लिए। अब प्राइवेसी का भले से घुस सकता है, मान लो किसी का हाथ डाटा लग जाए, तो पता है कि कमिंग फ्यूचर इज द, फॉर इंडिया क्या है, डाटा इज द फ्यूल ऑफ इकोनॉमी। डाटा जो है वो फ्यूल है, ईंधन है आपकी अर्थव्यवस्था के। जिसके पास डाटा ज्यादा होगा, आज भी आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी आपको लोन वाले का कॉल आता है, तो कभी किसी चीज का कॉल आता है, और आपको पता है आपने कभी कहीं अप्लाई नहीं किया, तो कहाँ से उनके पास हम आपका मोबाइल नंबर जा रहा है, आपका नाम भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डाटा हमारा शेयर किया जा रहा है। तो बेहतर दक्षता के लिए, दूसरी बात, इसको आप डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी, प्रोटेक्शन के लिए भी, या सूचना संरक्षित करने में प्रयोग कर सकते हो। ये भी इसका एक अनुप्रयोग है। इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को शासन में तुम यूज कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम आयुष्मान भारत चला रहे हैं। अब आयुष्मान भारत में लोगों ने डॉक्टर्स के साथ दिखाया, और पता चला से रिपोर्ट आई, और सारा का सारा रिपोर्ट किसी पैथो लैब वाले को दे दिया गया कि देखो ये सारे लोग हैं, ये बीमारी का इनका टेस्ट हुआ और ये बीमारी इनमें आई है। अब वो लोग कॉल करेंगे, आप इंश्योरेंस ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, तो हमारे यहाँ टेस्ट ले लीजिए, तो हमारे डॉक्टर से दिखा लीजिए, बिजनेस चल जाएगा। और जनरली ऐसा करते हैं लोग। यहाँ से आपकी डाटा लाएंगे, तो डाटा यहाँ से आती है, तो डाटा प्रोटेक्शन कर सकते हो, डाटा सूचना को संरक्षित कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से शासन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा बात में कर सकते हो कि कुछ एग्जांपल्स में तुम कह दो, कुछ देशों में ने यूज भी किया, जैसे तुम देखोगे तुम्हारा सिंगापुर जो है, सिंगापुर की बात कर लो, या तुम कनाडा की बात कर लो, ठीक है, कुछ यूरोप के भी कुछ देश हैं, इन्होंने अंतर बैंक और क्रॉस भुगतान के लिए, इन्होंने अंतर बैंक और क्रॉस भुगतान के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया है।
प्रौद्योगिकी का उपयोग। क्योंकि मान लो हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में डेटा आता, इससे क्या होगा, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से भी यूज कर सकते हो कि कहीं फ्रॉड ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये फायदा बचेगा। क्रॉस भुगतान का मतलब होता है कि मान लो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी कर रहे हो तो वहां पे भी एंट्री हो सकती है। इसके लिए भी ये लोग सरकारें यूज कर रही है, कनाडा हो चाहे सिंगापुर हो, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी ये टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। दूसरा, भारत सरकार के देखोगे कि खास करके इंडिया में जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो हमारा तमिलनाडु है, ठीक है, भारत में देखोगे तमिलनाडु, ये 2020 में की बात कर रहा हूं मैं, 2020 में पहला राज्य है जिसने ब्लॉकचेन नीति लेके आया, पेश किया इसने, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब दुनिया में कोई चीज कोई टेक्नोलॉजी आता है आप अपने आप को दूर नहीं रख सकते। देखो क्रिप्टो करेंसी अलग है, तुम कभी कभी लोग ब्लैक टेक्नोलॉजी को अपना क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ लेते हैं कि दोनों समानार्थक है। समानार्थक शब्द अलग है। ये जो डिजिटल करेंसी है वो टेक्नोलॉजी जो उसके पीछे जो बिहाइंड द टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉट अ डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन कोई डिजिटल करेंसी नहीं, वो टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लोग आभासी मुद्रा या डिजिटल करेंसी लेकर के आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा जो तमिलनाडु है 2020 में पहला राज्य है भारत का जो एक टेस्ट करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अब सवाल ये उठा कि हमने जो कहा कि पहले भूमिका में तुमने बता दिए, तुमने बॉडी में पहले बताया कि शासन में किस तरह का यूज है। दूसरा पार्ट कौन सा छूट रहा है? आंतरिक सुरक्षा वाला, इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट छूट रहा है। तो मान लो दूसरा पार्ट में जो आंतरिक सुरक्षा के मामले में कैसे इसका यूज कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो इसका भी आंसर लिख सकते हो। ये आंतरिक सुरक्षा में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मान लो सपोज करो कि लोगों ने पैसे ट्रांसफर करते हैं, मान लो चाहे JNK हो, वहां पे जो उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग तो लेनी पड़ेगी ना भाई उनको। जब उनको फंडिंग ही नहीं होगा तो उनकी तो कमर टूट जाएगी। जैसे उनकी कमर टूटेगी वो काम करना बंद करेंगे, लेकिन उनको फंडिंग तो हो रहा, पैसे तो आ रहा है। तो इन पैसों का इंफॉर्मेशन आप इनके लेन देन का काम आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हो हैंडल। पता तो चल जाएगा कि कौन सा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। पहली बात तो ये, जिससे क्या होगा, आप ऑब्वियस सी बात है जब फंडिंग ही नहीं होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जब कोई फंडिंग ही नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे? चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट कितना ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तुम्हारा उग्रवाद हो, चाहे तुम्हारा आतंकवाद हो, या जो एनजीओज है, जो एनजीओज भी पैसे लेकर के फॉरेन कंट्री से पैसे लेकर के फिर यहाँ पे उसे मुद्दों को हवा देने की कोशिश करते हैं जिससे देश की एकता अखंडता में तो समस्या उत्पन्न होती है, तो उससे भी बचाव कर सकते हो तुम। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के केस में भी इसका यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करते होते तो अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को। बहुत सारे जैसे देखोगे कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है IT सेक्टर का। कितने लोग ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर खरीद के यूज करते हैं? कुछ खरीदने जाओगे तो पता चलेगा कि 50,000 का लैपटॉप है और 1.5 लाख का सॉफ्टवेयर तुमने खरीदना है। लेकिन यहाँ होता क्या है, तो लैपटॉप कंप्यूटर तो खरीद लेते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास पायरेटेड ही होता है। जनरली लोग पायरेटेड यूज करते हैं, लेकिन लैपटॉप पे अगर आप किसी कंपनी का लोगे तो पेड सर्विस वाले तुम्हें देंगे, विंडोज उनका परचेज होगा, लेकिन एंटीवायरस नहीं होगा। एंटीवायरस के नाम पे कुछ यूज करते नहीं हो, या तो कोई डाउनलोड कर लोगे पायरेसी, पेड करके तो लेना नहीं है। तो समस्या यही है, यदि आप साइबर सिक्योरिटीज को हैंडल करना चाहते हो, साइबर क्राइम को हैंडल करना चाहते हो, जिससे तुम्हारा डेटा बचा रहे,
डेटा नष्ट ना हो, ठीक है। आप डिजिटल लेन देन करते हैं, आजकल सारा पेमेंट आप देखते हो ना, हमें ही पेमेंट आप लोग करते हो, कोई राजस्थान से हो, कोई हरियाणा से हो, कोई यूपी है, कोई बिहार है, कोई बंगाल है, इतने इतने दूर से जी हमें तुम लोग पेमेंट कर रहे हो, तो चाहे गूगल पे से करते हो चाहे जिससे भी करते हो, तो सारा का सारा तुम्हारा ट्रांजेक्शन तो लेन देन पूरा का पूरा डिजिटल मीडिया में। और यदि ये सिक्योरिटी आपके सिस्टम में ना हो, फोन में ना हो, तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। फिर बाद में कहोगे अरे सर हमने तो आपको ही पेमेंट कर दिया था, जब पता चला कि पेमेंट गई। और आजकल देखते हैं कितने फ्रॉड भी होते हैं, फिक कॉल्स पे पेमेंट निकल जा रहे हैं, कोई लिंक भेज दे रहा है किसी को। तो इस तरह का जो फिशिंग वगैरह का भी कार्य होता है, इनको भी आप रोक सकते हो। संवेदनशील जो डेटा है नेटवर्क पे जो तुम्हारे सिस्टम में है, उसको कोई निकाल करके तुम्हें ब्लैक मेलिंग न कर ले, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होती है। तो उस केस में भी आप साइबर सिक्योरिटी के यूज में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको पता चलेगा कि कौन सा नेटवर्क पे कौन सा सिस्टम है, सारे के नोट्स पता होते हैं। आप ये सोचते हो कि हम किसी को मेल करके, किसी को व्हाट्सअप करके हम नहीं पकड़े जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, ठीक है। क्योंकि आप डिजिटल फुटप्रिंट कहीं ना कहीं आप अपना छोड़ते हैं, और जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट से निकाल लेंगे। जैसे फॉरेंसिक लैब होती है, कोई क्राइम होती है, क्राइम सीन पे जो फॉरेंसिक टीम पहुंचती है वो वहां से निकाल लेती है सबूत। उसी तरह से जो साइबर मीडिया का जो फोरेंसिक लैब टीम होती है वो भी आपके सिस्टम से आपके सारा डेटा निकालेंगे। अभी आपने देखा होगा कि गूगल पे यूरोपियन यूनियन ने शायद कितने करोड़ का है, 200 करोड़ का है कि कितने करोड़ का है, मुझे पेमेंट याद नहीं है, कल ही का न्यूज है, उस पर मानहानि का वो ठोका है दावा, क्योंकि वो डेटा की प्राइवेसी को लेकर के, वायलेशन को लेकर के। तो सोचो आखिर गूगल कितना पेमेंट कहाँ, सारे सारे डेटा क्या है खेल। इस तरह से आप तुमको इसको कर सकते हो, साइबर अटैक को रोक सकते हो। इसको भी रोकने में साइबर हमला होता है, मान लो किसी कंट्रीज का, आपने बार बार सुनोगे कि चाइना के थ्रू या रशियन कंपनीज जो है अमेरिका में, या इजराइल की जो स्पाईवेयर जो था न्यूज में इतना सारा था, या स्पाईवेयर के थ्रू आप किसी के सिस्टम पर अटैक करो, तो ये सबसे बचाव करने के लिए भी आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से तुमने हैंडल कर लिया। इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में क्या था, तुमने गवर्नेंस के मामले में भी देख लिया, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, निष्कर्ष में दे दो कि वे फॉरवर्ड जो तुम्हें लिखना है, तो निष्कर्ष में बता दो कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जो है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है क्या है, ये जिसका जो अनुप्रयोग है, इसका जो प्रयोग है वो विकेंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, कृत है। कई उद्योगों व्यापार, व्यवसायिक लेन देन में प्रयुक्त किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है, जिससे धोखाधड़ी है, जिससे धोखाधड़ी, फ्रॉड जिसको बोलोगे, थोड़ा सा देख लेना, लिखने में ना पेन जो है ना हिल जा रहा है, वो तो थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फ्रॉडबाजी में से बचाव मिलेगा लोगों को। तो इस तरह से वेब फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन स्ट्रक्चर बढ़िया से समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए एक काम कर लेते हैं, जिन जिन ने इसका आंसर लिखा है मैं उनका आंसर एक बार चेक कर दे रहा हूँ। आपको भी, आप तो खुद ही तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे आंसर में क्या होना चाहिए, नहीं?